Hello everyone, my name is Dipendra and I welcome you all to Magnet Brains IIT JEE NEET। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो अभी तक हमने सेट्स, रिलेशंस, डोमेन और रेंज, फंक्शंस के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, उनके ग्राफ्स को स्टडी किया। अब फाइनली हम फंक्शंस के अलग अलग टाइप्स एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि फंक्शंस किस किस तरह के होते हैं। बिना किसी डिले के लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। बट लेक्चर शुरू करने से पहले आई होप आपको ये सारी बातें पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। तो हम इंश्योर करते हैं कि हर चैप्टर के हर टॉपिक पर हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाएं, उसमें काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन सब रखने की कोशिश करते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम आपको चीज़ें सिखाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट येस वी इंश्योर कि जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उस टॉपिक के डीपीपीज आपको प्रोवाइड करें। उन डीपीपीज के पीडीएफ्स मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर मौजूद हैं। नॉट जस्ट दैट, उन पीडीएफ्स के वीडियो सोल्यूशन यानी उन डीपीपीज के भी वीडियो सॉल्यूशंस मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पर अपलोड होते हैं। तो ना सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बल्कि उन क्वेश्चंस के भी वीडियो सॉल्यूशंस मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। नॉट जस्ट दैट, यस वी डू इंश्योर कि हम हर चैप्टर पर बाय ऑल मींस मिनिमम आपको 500 क्वेश्चंस की तो डेफिनेटली प्रैक्टिस करवाएं, है ना, बाय ऑल दीज डिफरेंट मींस। ऑफ कोर्स अलॉन्ग विद दैट हम हमेशा याद करेंगे या कोशिश करेंगे कि हम जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, सो दैट आप एक सेंस डेवलप कर पाएं कि हाँ एग्जैक्टली एग्जाम होती क्या है, ये एग्जाम कैसी होती है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ये सारी अंडरस्टैंडिंग आप PYQs के थ्रू डेवलप करेंगे। तो हम वो भी सॉल्व कर रहे होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड यस, आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस इस वीडियो के जब आप लिंक में देखेंगे तो आपको एक लिंक दिखाई देगा, मतलब डिस्क्रिप्शन में जब आप देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगा, आस्क मी योर डाउट। आप उस लिंक पर क्लिक करके आपके सारे डाउट्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। उन सारे डाउट्स को एक साथ एक्यूमुलेट करके एक लेक्चर में हम वो भी डिस्कस कर लेंगे, तो आपके सारे डाउट्स भी एड्रेस हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो जितने भी रेलेवेंट डाउट्स हैं, मतलब जो भी हम टॉपिक्स पढ़ते चले जा रहे हैं, उन टॉपिक्स के आप डाउट्स फॉरवर्ड करते रहिए। उन सारे डाउट्स को एक लेक्चर में हम क्यूमुलेट करके सारे इकट्ठा कर डिस्कस कर लेंगे। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट येस, आप अपने चैप्टर की प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपके जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस पर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। आप वो भी देख सकते हैं इन वीकली चैप्टर वाइज टेस्ट के थ्रू। आप अपनी चैप्टर की प्रोग्रेस को भी एसेस कर सकते हैं, है ना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट येस, वक्त वक्त पर सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको अलग अलग चीज़ों को लेकर गाइडेंस भी देते रहेंगे। एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट या कोई भी पर्सनल इश्यूज़ हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड हैं, उनको भी हम टाइमली रिजॉल्व करते रहेंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दैट येस, हम इंश्योर करेंगे कि आपके चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट करें। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपके एग्जाम के वक्त आप हर चैप्टर को एक ही शॉट में पूरा ओवरऑल रिवाइज कर सकते हैं, ताकि इनकेस अगर आपसे इस दौरान कोई चीज़ मिस भी हुई होगी तो वन शॉट रिवीजन में आप उसे और अच्छे से कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट येस, आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्लान की जाएगी, तो आप एक्चुअली जेईई मेंस के मॉक्स और एडवांस के मॉक्स दे सकते हैं। उसके थ्रू आप एक्चुअली अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जेईई मेंस और एडवांस के लिए सेक्शन वाइज आपको कैसे तैयारी करनी है और स्कोर को या रैंक को आप कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। विद दैट आज के सेशन पर आते हैं स्टूडेंट्स। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। चलिए, आज का लेक्चर टाइप्स ऑफ फंक्शंस पर बेस्ड है, बट उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम पढ़ेंगे जिसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। मतलब फंक्शंस के भी कंपोजिट होते हैं। सर ये कैसा कंसेप्ट है? आपने देखा होगा जब हम काफ़ी सारी डीपीपी सॉल्व कर रहे थे उसमें काफ़ी जगह ये कंसेप्ट हमारे इंट्रोडक्शन में आ रहा था कि कंपोजिट ऑफ फंक्शंस क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। वहाँ पे हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था और कहा था कि थ्योरी लेक्चर में हम इस कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले इस कंसेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कंपोजिट ऑफ फंक्शन होता क्या है? देखो थोड़ा सा इसको ना हल्का सा एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कंपोजिट ऑफ फंक्शन बड़ा मजेदार सा कंसेप्ट है। इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज एन इनपुट आप पास करते हो। आप लाइन समझ पा रहे हैं? मैं कह रहा हूं मान लो एफ ऑफ एक्स कुछ एक फंक्शन है, तो एक फंक्शन की वैल्यू है, ये वैल्यू लेट्स से जी ऑफ एक्स कुछ फंक्शन है। अब अगर मैं कहना चाह रहा हूं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब जी के अंदर जो जनरली आप x पास किया करते थे अब आप f ऑफ x पास करें एज एन इनपुट। तो अगर मैं किसी एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज एन इनपुट यूज कर रहा हूं तो जो नया आउटपुट जनरेट हो रहा है, जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल कह रहा था g ऑफ f ऑफ x, तो इस तरीके से आपके कंपोजिट फंक्शंस क्रिएट होते हैं। बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं कि कंपोजिट फंक्शंस होते क्या हैं। शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझने की, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है और जी ऑफ एक्स फंक्शन की डेफिनेशन है। आई होप यू रिमेंबर फंक्शंस की डेफिनेशंस। फॉर एग्जांपल जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन है साइन एक्स,
है ना। और सिमिलरली एक और फंक्शन है सर जिसका डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लेट्स से लॉग एक्स। सो दीज आर टू फंक्शंस वी हैव, ये दो फंक्शंस है जो हमारे पास हैं। अब क्या करेंगे सर, अब अगर मुझे निकालना है कंपोजिट ऑफ एफ एंड जी, तो दो तरीके से कंपोजिट बनता है जनरली, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, बट जनरल एक स्टैंडर्ड सा कॉम्बिनेशन क्या बनता है हम उस बारे में बात करते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं एफ ऑफ जी, यानी इसे कहते हैं फॉग। अब फॉग का मतलब क्या होता है सर, फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सो दिस इज What it means। अब ये होता क्या है सर, सर इसका मतलब कुछ नहीं है सर, जब f के अंदर x पास कर रहे थे तो ये बन रहा था log x। अब आप क्या पास कर रहे हैं सर, अब आप f के अंदर g ऑफ x पास कर रहे हैं, तो क्या बनना चाहिए, आप ऐसे सोचो, अगर f के अंदर 2 पास करता तो f ऑफ 2 कितना होता log 2, अगर f ऑफ k निकालते तो कितना होता log k, अगर f ऑफ m निकालते तो होता log m। तो अगर मैं निकाल रहा हूं f ऑफ g ऑफ x, मतलब f के अंदर जो इनपुट है दैट इज g ऑफ x, तो x की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, x की जगह सर g ऑफ x को रिप्लेस कर देंगे। तो f ऑफ g ऑफ x क्या होगा स्टूडेंट्स, f ऑफ gx ऑब्वियसली क्या होगा, f हमें नहीं पता, बट f के अंदर gx पास कर देते हैं। gx क्या है स्टूडेंट, gx है सर sin x। आई होप यू आर रियलाइजिंग मैं क्या करना चाह रहा हूं सर, g ऑफ x की जो वैल्यू है सर, ये जो g ऑफ x की वैल्यू है ये sin x, मैं यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा सर f ऑफ sin ऑफ x। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं और यहाँ तक कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। तो हम यहाँ पर निकालते हैं f ऑफ साइन ऑफ x। अब क्या करेंगे सर, सर अब सिंपल सी बात है सर, यही बात तो हम शुरुआत से करते आ रहे हैं। f ऑफ x था log x, f ऑफ k होगा log k, f ऑफ 2 होगा log 2, तो सर f ऑफ साइन x क्या होगा, log ऑफ साइन x। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। तो f ऑफ साइन x इज गोइंग टू बी log ऑफ साइन x। आई होप यू रियलाइजिंग मैं क्या करना है, क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरीके से आप कंपोजिट फंक्शंस निकालते हैं। हालांकि यहाँ डोमेन और रेंज को लेकर थोड़ा सा कॉशियस, अलर्ट या केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर डोमेन और रेंज थोड़ी सी गड़बड़ होती हैं। पहले उस बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि डोमेन और रेंज कैसे बदलती हैं, उनको कैसे वर्कआउट किया जाता है। बट फिलहाल मैं बस एक छोटा सा आइडिया या नोशन डेवलप करवाना चाह रहा हूँ कि कंपोजिट फंक्शंस एग्जैक्टली होते क्या हैं, उन्हें कैसे वर्कआउट किया जाता है और उन्हें कैसे निकाला जाता है। थोड़ा और एग्जाम्पल से इसको इलस्ट्रेट करते हैं और थोड़ा और इस पर क्लैरिटी लेते हैं। सर इसी बात को कहने का या निकालने का कोई और तरीका भी हो सकता है, बेशक है, एक और तरीका है सर। कैसे, जरा सोचते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है, कैसा है सर, f ऑफ g ऑफ x। अभी मैंने क्या किया, मैंने इनसाइड आउट अप्रोच यूज की। मैंने क्या किया, मैंने g ऑफ x की वैल्यू पहले इंसर्ट की, जो कि क्या थी स्टूडेंट sin x, और फिर मैंने उसको लिखा f ऑफ sin x, और फिर f ऑफ x की डेफिनेशन से हमने f ऑफ sin x को एक्सप्लोर किया। सर कोई और तरीका भी हो सकता है, डेफिनेटली होता है। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। मान लो इसी बात को कहने का एक और तरीका मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक तरीका कैसा, ध्यान से समझना। अभी मैंने इनसाइड आउट अप्रोच यूज किया, अब मैं आउटसाइड इन अप्रोच यूज करता हूं। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा। सर f ऑफ g ऑफ x क्या होगा, यहीं से एक्सप्लोर करते हैं। मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं f ऑफ g ऑफ x। बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बड़े काम की बात है। सर f ऑफ g ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं, अभी g ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस नहीं कर रहा हूं। जैसे हमने यहां किया, g ऑफ x की वैल्यू sin x रिप्लेस की, अब मैं g ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस नहीं कर रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं f ऑफ g ऑफ x। तो सर f ऑफ g ऑफ x क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। सर f ऑफ x था log x, तो f ऑफ g ऑफ x क्या होगा, log ऑफ g ऑफ x। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, f ऑफ g ऑफ x को मैं लिख दूंगा log ऑफ g ऑफ x। और अब मैं फाइनली g ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ, जो कि बात वहीं आकर टलने वाली है। तो सर g ऑफ x की वैल्यू अगर आप sin x रखते हैं तो log ऑफ sin x, जो कि हम वापस वही अचीव कर लेंगे। सो डू यू रियलाइज ये एक आउटसाइड इन अप्रोच है। पहले मैंने f की वैल्यू gx की टर्म्स में एक्सप्लोर की, एक्सप्रेस की, एंड देन फाइनली gx की वैल्यू रिप्लेस की। और जब हमने इनसाइड आउट अप्रोच यूज की थी तो हमने क्या किया, पहले g ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस की और फिर बाहर वाले फंक्शन की f ऑफ sin x की वैल्यू यहाँ पर फिगर आउट की। ये दोनों तरीके आई होप आपको समझ आए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स, और इस बार आप बहुत ईजिली समझ पाएंगे कि कंपोजिट फंक्शंस एग्जैक्टली होते क्या हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछता कि अगर अभी हमने निकाला स्टूडेंट्स क्या, अभी हमने निकाला f ऑफ g ऑफ x, अगर आपसे कोई पूछता g ऑफ f ऑफ x क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, आप कहेंगे सर g ऑफ f ऑफ x, यानी इससे आप एक और लैंग्वेज में कहते हैं गॉफ। आई होप ये लाइन समझ आ रही है, g ऑफ f ऑफ x। अब आप इसे कैसे निकालेंगे सर, बड़ा आसान सा तरीका है सर, बड़ा मजेदार सा तरीका है। इसको निकालने के लिए मैं दो तरीके यूज कर सकता हूँ, एक इनसाइड आउट अप्रोच, एक आउटसाइड इन अप्रोच। तो सर दोनों तरीके यूज करते हैं। अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ g ऑफ f ऑफ x, तो कैसे निकालेंगे सर, g ऑफ f ऑफ x, ध्यान से सुनिए, g ऑफ f ऑफ x। सर एक काम करते हैं, पहले f ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। सर f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, log x। तो g ऑफ f ऑफ x में, जब g ऑफ f ऑफ x में वैल्यू निकालना हम चाह रहे हैं, है ना, तो f ऑफ x की वैल्यू है log x। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, उसको लिख देता हूँ g ऑफ log x। आई होप आपको ये समझ आया मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, g ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ x क्या है सर, f ऑफ x है log x, तो ये वैल्यू रख दी।
एक और तरीका क्या हो सकता था सर, एक और तरीका हो सकता था कि जी ऑफ एक्स क्या होता है उसी रेंज में उसी तरीके से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एक्सप्लोर कर देते हैं। सर हमने सीखा है जो जी ऑफ एक्स होता था, जी ऑफ एक्स होता था साइन एक्स, यानी जी ऑफ टू होगा साइन टू, यानी जी ऑफ के होगा साइन के। अगर ये हो रहा है ऐसा कुछ, तो क्या मैं कह सकता हूँ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। आई होप यू आर रियलाइजिंग इट कि हम कैसे चीज़ें सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिल रहा है, वहाँ पर कुछ ऐसा मिल रहा है। ये हमारी इनसाइड आउट अप्रोच या आउटसाइड इन अप्रोच, मतलब मैं बाहर से अंदर की तरफ आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं अंदर से बाहर की तरफ जा रहा हूँ। सर अब सोच के देखते हैं क्या आप कहना चाह रहे हो। सर अभी हमने देखा कि जी ऑफ लॉग एक्स कैसे निकालेंगे। सर जी ऑफ लॉग एक्स के लिए कुछ नहीं करना है। जी ऑफ एक्स अगर साइन एक्स है, अगर जी ऑफ एक्स साइन एक्स है तो जी ऑफ टू साइन टू होगा, जी ऑफ के साइन के होगा, तो जी ऑफ लॉग एक्स क्या होगा। सर जी ऑफ लॉग एक्स होगा साइन ऑफ log of x। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। और ये बड़ी आसान सी स्टैंडर्ड सी बात है। सिमिलरली क्या साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है, बेशक किया जा सकता है सर। साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा सर, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से। मुझे चाहिए एफ ऑफ एक्स। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स सर, एफ ऑफ एक्स है लॉग एक्स, तो वैल्यू रख दो, बात खत्म हो जाएगी। यानी साइन साइन रहेगा लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स। तो यहाँ पर क्या रख दूंगा स्टूडेंट्स, साइन को तो साइन रखेंगे लेकिन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, वो है लॉग एक्स, तो इसे हम रख देंगे लॉग एक्स। डू यू रियलाइज ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है। एनीवे वो दोनों ही तरीकों से सेम आनी थी। एक अप्रोच है आउटसाइड इन और एक है इनसाइड आउट। क्या आपको ये दोनों तरीके स्टूडेंट समझ आए। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी या डाउट नहीं है। इसके अलावा क्या खुद अपने फंक्शन का कंपोजिट बना सकता है, बेशक बना सकता है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, कंपोजिट बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं बस कुछ स्टैंडर्ड सी पॉसिबिलिटीज़ आपको बता रहा हूँ कि देखो इस तरीके से कंपोजिट फंक्शंस बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है, मान लो फंक्शन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, जैसे कि मान लेते हैं ई टू द पावर एक्स। अब अगर कोई कहे एफ ऑफ एफ निकालिए सर, आप निकालिए एफ ऑफ एफ। नाउ व्हाट डू दे मीन बाय एफ ऑफ एफ। एफ ऑफ एफ का मतलब होगा आप निकालना चाह रहे हो सर एफ ऑफ एक्स। आई होप आपको यहां तक चीजें स्मूथली समझ आ रही हैं। वो कहना चाह रहे हैं एफ ऑफ एक्स। तो दोनों तरीके, एक आउटसाइड इन अप्रोच और एक इनसाइड आउट अप्रोच। पहले एक काम करेंगे स्टूडेंट्स, मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं, मैं f के अंदर f ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ। तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा सर, बाहर वाला f तो ऐसा कैसे ही रखते हैं, f ऑफ x क्या होता है सर, f ऑफ x होता है e टू द पावर x, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x। आई होप आपको ये समझ आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कोई और तरीका भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। एक काम करिए आप, अब बाहर से शुरू करिए। आप ध्यान से सुनिए, जब f ऑफ x था तो e टू द पावर x था, जब f ऑफ 2 होगा तो e टू द पावर 2 होगा, जब f ऑफ l होगा तो e टू द पावर l होगा, जब f ऑफ साइन x होगा तो e टू द पावर साइन x होगा। मतलब e की पावर में वो वेरिएबल चला जाएगा जो यहाँ पर है। तो अगर f ऑफ x है तो f के अंदर वेरिएबल क्या है, f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा e टू द पावर f ऑफ x। ये कुछ ऐसा सा हो जाएगा। आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। अब दोनों तरीके यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, जो आपको ठीक लग रहा है। सर अगर मैं इस तरीके पर आऊँ, अगर मैं ये वाली मेथड पर आऊँ, तो इस वाली मेथड के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स। f ऑफ e टू द पावर x कैसे लिखेंगे सर अगर f ऑफ x था तो e टू द पावर x था। अब अगर f ऑफ e टू द पावर x है, मतलब f के अंदर जो इनपुट है वो e टू द पावर x है, तो e की पावर में जो वेरिएबल है वहां पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, e टू द पावर x। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा e टू द पावर x। आई होप ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर सेम कहानी यहाँ लिखना चाहूँ तो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। और एफ ऑफ एक्स क्या है स्टूडेंट्स, सर एफ ऑफ एक्स है e टू द पावर x, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये भी e तो है ही, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, e टू द पावर x। सो डू यू रियलाइज अगेन सेम वैल्यू आ रही है, वो तो आना तय है। बस ये दो अलग अलग तरीके हैं कि आप कैसे इसको वर्कआउट करते हैं। क्या आपका सेंस डेवलप हो रहा है स्टूडेंट्स की एफ ऑफ एक्स। अच्छा जरूरी नहीं है दो ही फंक्शंस में कंपोजिशन बने, इसकी वो चेन बना सकता है, एफ ऑफ एक्स, ऐसे भी चीज़ें बन सकती हैं, या फिर जी ऑफ एफ ऑफ ऐसे करके वो चेन बना ले, वो कुछ भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता है। बट आई होप यू आर गेटिंग दिस बेसिक आइडिया कि ये फंक्शंस के कंपोजिशन कैसे क्रिएट होते हैं। आइए थोड़ी और डिटेल में इन पर बात करते हैं। अगर इनके कंपोजिट फंक्शंस आपने फिगर आउट करना सीखे तो थोड़ा इसको क्लैरिटी लेकर समझते हैं कि एग्जैक्टली इसका मैथमेटिकली मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर एफ एक फंक्शन है जो कि x से y1 तक डिफाइंड है, ऑब्वियसली x क्या होता है स्टूडेंट्स, डोमेन, और y1 क्या होगा, को डोमेन। सिमिलरली g एक फंक्शन है जो y2 से z तक डिफाइंड है, एंड डेफिनेटली y2 क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर g फंक्शन का डोमेन, और z जो होगा दैट विल बी द को डोमेन ऑफ दिस फंक्शन g। फिर वो क्या कह रहा है सर, दीज आर टू फंक्शंस एंड देन देयर इज अ सेट d। सेट d के बारे में क्या कह रहा है वो, जो f ऑफ x है वो सबसेट है y2 का। बहुत ध्यान से याद रखिएगा इस बात को, मतलब जो y1 है ना सर, ये y1 है सबसेट y2 का, तभी जाकर आप कंपोजिट की तरफ बढ़ पाएंगे। देन द फंक्शन h,
डिफाइंड ऑन डी बाय एच एक्स विच इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। बस छोटी सी बात है स्टूडेंट्स, ऐसे समझो स्टूडेंट्स, इसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से समझना, इस डेफिनेशन को अलग रखो, ऐसे समझो। ये आपकी वैल्यू थी एक्स, जब आपने एक्स फीड किया तो क्या मिला, एफ ऑफ एक्स। और सिमिलरली जब आपने x फीड किया तो मिला, छोड़ो इसको, जब आपने x फीड किया तो क्या मिला, f ऑफ x। अब आपका फंक्शन आ रहा है g ऑफ x, लेकिन आपने क्या किया, अब आपने g ऑफ x के अंदर जो इनपुट फीड किया वो x फीड नहीं किया, अब आपने f ऑफ x फीड किया, तो आप निकाल रहे हो g ऑफ f ऑफ x। आपको समझ आ रहा है? यानी ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैपिंग है ये f ऑफ x की मैपिंग है, तो जो f ऑफ x की रेंज है, जो f ऑफ x का को डोमेन है, वो को डोमेन g ऑफ f ऑफ x का क्या है, डोमेन। अब खुद समझो ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये वैल्यू है f ऑफ x, ये f ऑफ x एज एन इनपुट यहाँ पर यूज हो रही है, तो अगर वो g ऑफ f ऑफ x के लिए इनपुट है, क्योंकि देखो ना अंदर क्या है, f ऑफ x है, ये g के अंदर जो हम इनपुट पास कर रहे हैं वो क्या है, f ऑफ x। तो ये जो इनपुट आप पास कर रहे हो g ऑफ f ऑफ x के लिए, तो f ऑफ x क्या होगा, वहां पर वो हो जाएगा डोमेन। लेकिन f ऑफ x अगर एज अ फंक्शन ट्रीट करें तो f ऑफ x में इनपुट क्या था, x, और उसका आउटपुट क्या था सर, उसका आउटपुट था f ऑफ x। तो अगर वहां पे आउटपुट था f ऑफ x, तो वहां पे वो रेंज थी या को डोमेन था। यानी f ऑफ x में f ऑफ x जो वैल्यूज हैं, जो सारी ये वैल्यूज हैं, को डोमेन है, बट g ऑफ f ऑफ x में वही को डोमेन यहाँ पर डोमेन बन जाती है। आपको बातें समझ आ रही हैं स्टूडेंट्स? आई होप बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा है। तो कहानी कुछ ऐसे वर्कआउट होती है। यानी अगर आप लिखना चाह रहे हो h ऑफ x, तो h ऑफ x जो ये फंक्शन है, जो आप कहना चाह रहे हो h ऑफ x जो फंक्शन है, वो कुछ नहीं है, आपने x पास किया तो आपका ये कुछ आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली इंटरनली वो क्या है सर, वो दो फंक्शंस का कंपोजिशन है। दो फंक्शंस जो स्टैंडर्ड हमने अलग अलग तरीके के फंक्शंस पढ़े हैं, उन फंक्शंस में से किन्हीं दो फंक्शंस का वो कंपोजिशन है। मतलब कैसे बिहेव कर रहा है, पहले आप x पास करिए f ऑफ x में, तो आपका कुछ आउटपुट आएगा, फिर उस आउटपुट को एज एन इनपुट पास करिए g ऑफ x में। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन वहां पर g ऑफ x में जो x है वो अब f ऑफ x है। तो बात बड़ी सिंपल सी है, जो इस फंक्शन का को डोमेन है वही इस फंक्शन का डोमेन है। मतलब जो इस फंक्शन का आउटपुट है वो इस फंक्शन का इनपुट है। सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, आई होप आपको बात समझ आ रही है। आई होप यहाँ तक चीज़ें बहुत स्मूथली क्लियर हैं, है ना। यही कहानी हम आगे बढ़ाते हैं और इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं, इसी कंसेप्ट को एक और नाम से कहा जाता है फंक्शन ऑफ अ फंक्शन। मतलब वही बात है, कंपोजिट फंक्शन। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। एक जनरल सा आइडिया मैं देना चाहूँ तो मैं बड़ी बेसिक सा सेंस डेवलप करना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो ये सारी हैं आपकी x की वैल्यूज़, बस ऐसे समझो स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर आपकी क्या मिलेंगी, सारी f ऑफ x की वैल्यूज़। फिर ये f ऑफ x को जब पास करोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, g ऑफ f ऑफ x। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मसला है ये। अब मान लो आप क्या करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, x की कुछ वैल्यू रखी, x की कुछ वैल्यूज़ रखी, तो आपको क्या मिलेंगे, f ऑफ x की कुछ वैल्यूज़, है ना। ये जो वैल्यूज मिली हैं f ऑफ x, अब इन वैल्यूज को एज एन इनपुट पास करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये g ऑफ f ऑफ x, है ना। ये कुछ फंक्शंस की कुछ वैल्यूज मिलेंगी। आई होप ये सेंस आपका क्लियरली डेवलप हो रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब तक फंक्शन सिर्फ लिमिटेड था f ऑफ x तक, तो जो x की वैल्यूज थी वो हमारा डोमेन था, और जो f ऑफ x था वो हमारा को डोमेन था, या रेंज कहेंगे आप इसे, है ना। अब सर जब f ऑफ x की वैल्यूज g ऑफ f ऑफ x के अंदर एज एन इनपुट यूज की, तो अब यहाँ पर f ऑफ x क्या बिहेव कर रहा है, डोमेन की तरह, और g ऑफ f ऑफ x क्या बन जाएगा, को डोमेन। यानी इन शॉर्ट f ऑफ x का, f ऑफ x जो फंक्शन है, इसका जो रेंज है वो g ऑफ f ऑफ x के लिए ऑब्वियसली डोमेन होगा, क्योंकि वहाँ इनपुट f ऑफ x है ना। आई होप ये बात डाइजेस्ट हो रही है। इसी बात को डायरेक्टली कहा जाता है, इसी बात को डायरेक्टली कहा जाता है कंपोजिट, कि सर x पास किया तो डायरेक्टली निकला g ऑफ f ऑफ x। तो इंटरनली पास आप x ही कर रहे हो, बट कैसे, दो लेवल में, दो स्टेजेस में, अलग अलग चरणों में। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं और एक कंसेप्ट इजीली समझ आ रहा है। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कंपोजिट फंक्शन पर थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं कुछ और चीज़ों के साथ। चलिए विद दैट थोड़ा और आगे देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। नाउ यहाँ पर मैं एक और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली कंपोजिट फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं, उनको कैसे सोचा जाता है। कुछ एग्जाम्पल हमने लिए, कुछ और सॉल्व करेंगे। हमारी जैसी हैबिट है, हमारा जैसा प्रोटोकॉल है, मैं चाहूँगा कि आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें, फिर हम इसे साथ में डिस्कस करेंगे। चलिए आई होप आपने इसे ट्राई किया। एक बार साथ में समझते हैं और देखते हैं कि f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x कैसे निकाला जाता है। जल्दी से देखेंगे स्टूडेंट्स। हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रहा है वो, वेर एवर इज पॉसिबल डिस्क्राइब f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x। आई होप आपको याद होगा फॉग एंड गॉफ का मतलब क्या होता है। और हमारा पहला क्वेश्चन है ये, f ऑफ x है √x+3 और g ऑफ x है 1+x²। ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। आपका f ऑफ x क्या है स्टूडेंट्स, सर हमने जब f ऑफ x निकाला तो f ऑफ x दिया है उन्होंने √x+3, है ना। बस ऐसे एक थॉट है। और g ऑफ x क्या दे रहा है स्टूडेंट, सर g ऑफ x लिख रहा है वो 1+x²। दैट्स ब्रिलियंट। g ऑफ x के बारे में वो लिख रहा है 1+x²। तो ये दो चीज़ें हैं।
अच्छा, क्या ऐसे ही बस इन जनरल एक थॉट आ रहा है क्योंकि हमने डोमेन और रेंज पढ़ लिया है, तो क्या आप इन दोनों फंक्शंस की डोमेन और रेंज मुझे बता सकते हो? आई होप अब आपके लिए आसान है। जैसे अगर मैं डोमेन पूछूं तो देखो सर, अंडर रूट के अंदर है और अंडर रूट के अंदर वाला पार्ट नेगेटिव नहीं होता है, मतलब ये जो x+3 हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब x+3 या रादर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं कहूँगा x+3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3। आई होप ये बात समझ आ रही है। सो यहाँ पर अगर मैं डोमेन ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ तो x को कहूँगा कि ये हमेशा -3 के इक्वल या इससे बड़ा है। आई होप ये बात आपको समझ आई। अपार्ट फ्रॉम दैट जरा सोच के बताओ स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर मैं इसकी रेंज की बात करता तो रेंज क्या होती है? बस ऐसे ही जनरल हम निकाल दे रहे हैं, तो सर रेंज क्या होती है? सर अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, अब x की आप सारी वैल्यूज ट्राई कर पा रहे हो -3 से, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, 0 के बाद ये बढ़ता चला जाएगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। तो f ऑफ x की वैल्यूज क्या होंगी? सर f ऑफ x हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। बड़ी आसान सी दो बातें हमने की। इसके अलावा ऐसी बस इन जनरल एक थॉट है कि सर g ऑफ x की आप डोमेन और रेंज के बारे में क्या कमेंट करेंगे? तो अगर मैं g ऑफ x की बात करूं तो बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो आप 1 + x², ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एक नॉर्मल सा पॉलिनोमियल और इवन पावर का पॉलिनोमियल। तो अगर ये इवन पावर में एक पॉलिनोमियल है तो मैं बेशक इसे कहूंगा कि सर इसका x का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, x को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये x की सारी रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। इसके डोमेन में अगर हम बात करें सो इट इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या इसकी रेंज के बारे में कोई कॉमेंट की जा सकती है? सर कर तो सकते हैं। आप सोच के देखो, ये x² है और x² की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0। और जैसे ये 0 होगा, 0 + 1 1 होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो सर जो आपका f ऑफ x नहीं, आई एम रियली सॉरी, दिस इज g ऑफ x। तो सर जो आपका g ऑफ x है वो हमेशा 1 के इक्वल या 1 से बड़ा ही होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी जब x क्या होगा स्टूडेंट्स? 0, है ना। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर है। बस एक थॉट था कि देखो डोमेन और रेंज फटाफट सोच सकते हो, और ये कब सोच सकते हो? जब सारे फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग हो, जब सारे फंक्शंस के ग्राफ पता हो, डोमेन और रेंज का कंसेप्ट अच्छे से समझाओ। तो आई होप ये सारी चीज़ें सिंक में, ऑर्डर में है ना। आई होप ये लेक्चर सारे आप देख रहे हैं एंड आई टोटली एग्री कि आप इनको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्डर में नोट्स बना के पढ़ रहे हो, है ना, तभी जाकर ये चीज़ें सारी आपको प्रॉपरली समझ आएंगी। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हम जिस चीज़ को निकालने चले हैं f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x, वो दोनों एवेलुएट करेंगे स्टूडेंट्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले हम वर्कआउट करते हैं f ऑफ g ऑफ x। अब हम दोनों मेथड डिस्कस नहीं करेंगे, बस हम देखेंगे कि एक किसी भी मेथड से फटाफट f ऑफ g ऑफ x कैसे निकाला जा सकता है। सो फॉग का मतलब क्या होता है? फॉग का मतलब होता है f ऑफ g ऑफ x, है ना। वन ऑफ द मेथड्स इज कि आप सर एक काम करिए, f ऑफ g ऑफ x, तो एक काम करते हैं g ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। व्हाट इज g ऑफ x? g ऑफ x है सर 1 + x², तो आप निकाल लीजिए f ऑफ 1 + x²। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अब सर जब आप f ऑफ 1 + x² निकालने चले हैं तो हमें पता है f ऑफ x था x+3 अंडर रूट के अंदर, f ऑफ 2 होगा 2 + 3 अंडर रूट के अंदर, f ऑफ k होगा अंडर रूट के अंदर k+3। तो आप निकाल रहे हो f ऑफ 1 + x², तो अंडर रूट के अंदर 1 + x² + 3 कर देंगे, यानी कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स? ये बन जाएगा अंडर रूट ओवर, अब वेरिएबल था पहले x, अब वेरिएबल है 1 + x², तो वेरिएबल हो जाएगा 1 + x², राइट। और प्लस क्या करना होगा सर? प्लस करना होगा 3, तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन है। अगर इसे मैं जल्दी से सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ तो मैं फाइनली लिखूंगा कि सर f ऑफ g ऑफ x जो होगा वो होगा कितना स्टूडेंट्स? वो होगा अंडर रूट ओवर, ध्यान से सुनिए, 3 + 1 4 + x²। बस एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं आपसे चाह रहा हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो f ऑफ g ऑफ x में डोमेन और रेंज क्या होगा? जरा सोच के बताइए स्टूडेंट्स। क्या मैं फाइनली ये कंक्लूड कर सकता हूँ? बहुत ध्यान से सुनना कि सर यहाँ पर डोमेन के लिए अगर आप बात करें तो आप डोमेन को लेकर बस ये इंश्योर कर लीजिए कि आपका जो x² + 4 है ये कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? कभी भी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब ये 0 के इक्वल चलेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर कि x² + 4 जो है, मतलब बस ऐसे एक थॉट दे रहा हूँ ना, ऐसी बस एक बात कहना चाह रहा हूँ। यहीं पे निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। अंडर रूट के अंदर x² + 4 है ना, तो x² + 4 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी सर आप कहना चाह रहे हो x² शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू -4। हाँ सर ये तो होता ही है। सर आप कह रहे हो किसी भी नंबर का स्क्वायर -4 से बड़ा होता है या नहीं? सर हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर है और ये -4 है। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ओपन, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो -4 से तो बड़ा हो गई होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ सर कि अगर इसकी मैं डोमेन की बात करता, अगर मैं इसकी डोमेन की बात करता तो उसमें सारे रियल नंबर्स आ सकते थे। आप सोच पा रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ? अगर मैं इसके डोमेन की बात करता तो उसमें सारे रियल नंबर्स आ सकते थे, क्योंकि आप देखो ना g ऑफ x के साथ क्या था? सारे रियल नंबर्स। तो वही कहानी जो यहाँ एक्सटेंड हुई है। आई होप आपको बात डाइजेस्ट हो रही है। यानी अगर मैं f ऑफ g ऑफ x की डोमेन निकालूँ तो वो क्या होगी स्टूडेंट्स? दैट इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर्स, है ना। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो f ऑफ g ऑफ x इज डिफाइंड
for all the values of x which are all the real numbers. But what about its range? f of g of x की रेंज क्या होगी? जरा सोच के देखो स्टूडेंट्स, हमारा एक्सप्रेशन क्या है? हमारा एक्सप्रेशन वापस क्या है? अंडर रूट ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही अंडर रूट लग रहा है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सर मिनिमम वैल्यू सोच के देखो, 4 प्लस एक्स स्क्वायर मिनिमम क्या हो सकता है? सर एक्स स्क्वायर मिनिमम 0 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं होगा। 0 प्लस 4 4 और 4 का अंडर रूट 2। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सर इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी 2। यानी आप कहोगे कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जो रेंज है ना, अगर मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की रेंज की बात करूं तो सर जो इसकी रेंज है वो हमेशा 2 से तो ज़्यादा ही होगी, है ना। कहानी कुछ ऐसी चल रही होगी। क्या इसका इस एक्सप्रेशन से कुछ रिजेम्बलेंस है? आई होप यहाँ से आप चीज़ें कंटिन्यू करके देख सकते हैं कि यहीं से चीज़ें आगे बढ़ रही होंगी। क्या आपको ये बातें समझ आ रही हैं स्टूडेंट्स की हमने फाइनली किसने निकाला? देखो हमें पता था कि जी ऑफ एक्स 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन अब कहानी जी ऑफ एक्स नहीं है ना, वो तो जी ऑफ एक्स था जब एक्स इनपुट था। अब आपका इनपुट क्या है? अब आपका इनपुट है एफ ऑफ एफ ऑफ एक्स की कहानी 0 से आगे बढ़ी। मतलब एफ ऑफ एक्स था 0 या 0 से बड़ा, लेकिन वो तब था जब एफ ऑफ एक्स का इनपुट एक्स था। अब एफ ऑफ एक्स का इनपुट क्या है? अब एफ ऑफ एक्स का इनपुट है जी ऑफ एक्स, मतलब आपका एक्सप्रेशन है या फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो आपका जो इनपुट है वो जी ऑफ एक्स है। आई होप यू आर गेटिंग इट। जब x -3 से शुरू होता था तब एफ ऑफ एक्स 0 से शुरू होता था। पर सर अब x क्या हो रहा है? सर अब तो x कहाँ से शुरू हो रहा है? अब तो x सारे रियल नंबर से सर, तो चीज़ें बदल जाएंगी, है ना। और जैसी चीज़ें बदलेंगी तो आप कहोगे कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जो रेंज होगी वो होगी कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट्स? 2 से इन्फिनिटी तक। आई होप ये कंपोजिट फंक्शंस की फंक्शनैलिटी आपको समझ आ रही है। अगर हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला तो क्या हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, सोच के देखिएगा। अब मुझसे पूछा जा रहा है गॉफ क्या होगा? गॉफ मतलब क्या स्टूडेंट्स? सर गॉफ मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। वही सेम कहानी वापस से रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। सर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए पहले हम क्या काम करते हैं? इनसाइड आउट अप्रोच यूज करते हैं, या अभी हमने इनसाइड आउट अप्रोच यूज किया, अब आउटसाइड इन अप्रोच यूज करेंगे। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, बहुत ध्यान से सुना सर। जी ऑफ एक्स था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी ऑफ 2 होगा 1 प्लस 2 स्क्वायर। जी ऑफ साइन एक्स क्या होगा? 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो जो भी जी के अंदर इनपुट पास करेंगे उसको 1 प्लस उस इनपुट का स्क्वायर लिख देंगे, है ना। ये कहानी है। तो अगर जी ऑफ एक्स है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा स्टूडेंट? सर वो होगा 1 प्लस जो भी इनपुट पास किया है। सर क्या इनपुट पास किया है यहाँ पर? एफ ऑफ एक्स। तो इसका हम क्या कर देंगे सर? इसका हम कर देंगे स्क्वायर। आई होप ये कहानी आपको समझ आ रही है। बट सर एफ ऑफ एक्स क्या है? ये मैं आउटसाइड इन अप्रोच चूज कर रहा हूँ। बाय द वे सर एफ ऑफ एक्स क्या है? सर एफ ऑफ एक्स है अंडर रूट ओवर एक्स प्लस 3। सर एफ ऑफ एक्स हुआ करता था रूट ओवर एक्स प्लस 3। तो ये जो एफ ऑफ एक्स है ये होगा रूट ओवर एक्स प्लस 3, तो हो जाएगा 1 प्लस रूट ओवर एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, है ना। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स प्लस 3। और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो हो जाएगा कितना? एक्स प्लस 4। बट जस्ट बी केयरफुल स्टूडेंट्स, बी वेरी केयरफुल वाइल फिगरिंग आउट द रेंज एंड डोमेन। आप बस एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आपने यहाँ पर चीज़ें निकाली तो ध्यान से देखो, आप रिस्ट्रिक्ट करेंगे इस फंक्शन को x से। ये कहानी शुरू हुई थी x से। जैसे आप f ऑफ जी ऑफ एक्स की जो डोमेन बता रहे थे, तो f ऑफ जी ऑफ एक्स में जो x की वैल्यूज थी स्टूडेंट्स, हमने कहा कि x की वैल्यू सारे रियल नंबर से। बट समझना, जब आपने x की वैल्यूज निकाली थी तो x की वैल्यूज क्या थी सर? -3 से बड़ी थी। तो आप याद रखिए इसमें इनपुट क्या था? जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स तो x की सारी वैल्यूज ले सकता था, तो हाँ हमने बिना सोचे समझे कह दिया कि यहाँ x की सारी वैल्यूज अलाउड है। बट सर f ऑफ x, अगर f ऑफ x की मैं बात करता तो f ऑफ x क्या था सर? सर f ऑफ x जो था वो 0 से हमेशा बड़ा था। f ऑफ x जो था वो हमेशा 0 से बड़ा था। तो हाँ सर ये 0 से हमेशा बढ़ेगी क्योंकि ये 2 से बड़ा है। तो हाँ यहाँ तक चीज़ें जस्टिफाइड थी। यहाँ तक हमने उन डोमेन्स को, उन रेंज को वायलेट नहीं किया जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ने दी थी। हम उसके साथ सिंक में चले। बट अब प्रॉब्लम क्या होगी? ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, समझना। यहाँ पे अगर मैं ध्यान से समझाना चाहूँ तो मैं वापस लेकर आता हूँ आपके सामने। 2 फंक्शंस थे क्लास, याद करो कौन कौन से, याद करिएगा। आपका एफ ऑफ एक्स क्या था स्टूडेंट्स? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जैसा मेरा दिमाग कह रहा है, एफ ऑफ एक्स था अंडर रूट ओवर एक्स प्लस 3। एफ ऑफ एक्स था अंडर रूट ओवर एक्स प्लस 3। एंड व्हाट वाज जी ऑफ एक्स स्टूडेंट्स? सर जी ऑफ एक्स क्या था? सर जी ऑफ एक्स था कितना? जी ऑफ एक्स था 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई बिलीव, मेरे ख्याल से। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, जहाँ तक मैं इसको देख के रीड कर पा रहा हूँ यही है। तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स एक बार क्विकली वेरीफाई करते हैं। अंडर रूट एक्स प्लस 3 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। एफ ऑफ एक्स वॉज अंडर रूट एक्स प्लस 3, बहुत सही। अब बात समझो स्टूडेंट्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ पे जब मैंने देखने की कोशिश की तो जब हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाला तो यहाँ पे जो एक्स था, यहाँ पे जो ये एक्स था सर, ये एक्स हमेशा -3 से बड़ा था। बट अगर इसको आप देखोगे तो इसको आप क्या कहोगे? सर यहाँ तो एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो। एक सिंपल सा डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है ना, तो ये क्यों मना करेगा एक्स की कोई भी वैल्यू लेने से? बट सर शुरुआत तो यहाँ से हुई है ना। आपने इनपुट क्या दिया है? आपने इनपुट एफ ऑफ एक्स दिया है, और एफ ऑफ एक्स का इनपुट क्या था सर? एक्स था, और एक्स -3 से छोटी वैल्यू नहीं ले रहा था।
आप समझ पा रहे हो मैं जो कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स के अंदर जो एक्स था वो -3 से छोटी वैल्यू ले ही नहीं रहा था, -3 उसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू थी। और यहाँ पे आप लिख दे रहे हो कि सर एक्स कुछ भी ले सकता है, नहीं, यहाँ पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, आपको मिनिमम ये वाली कंडीशंस तो सेटिस्फाइड रखनी पड़ेगी। अगर ये कह रहा है कि सर नहीं एक्स 3 से छोटा नहीं हो सकता है, तो मिनिमम ये बात तो आपको सेटिस्फाइड रखनी पड़ेगी, क्योंकि कहानी कहाँ से शुरू हो रही है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो सबसे अंदर कौन है, एक्स। और इन जनाब ने क्या बोला सर, इन्होंने कहा कि सर जब आप x ले रहे हो तो -3 से छोटा मत लेना, तो आप उस कंडीशन को जरूर याद रखिएगा। तो फाइनली मैं इसको देख के डोमेन नहीं निकालूंगा, मैं बोलूंगा सर कंपोजिट है ना, तो आप वहां से शुरुआत करिए। तो उसने कहा था -3 से छोटा मत रखना, तो मैं इसका जो डोमेन बोलूंगा वो ऑल द रियल नंबर्स नहीं बोलूंगा, मैं इस एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का जो डोमेन बोलूंगा वो यही बोलूंगा कि सर जो एक्स है वो -3 से बड़ा होगा। ये कंपोजिट फंक्शंस में एक छोटा सा ट्रिकी पार्ट है जो आप याद रखिएगा। कंपोजिट फंक्शंस बना लेने के बाद आप डोमेन मत निकालिए। कंपोजिट फंक्शंस किन फंक्शन से बने हैं, वो किन फंक्शंस का इंटीग्रल पार्ट है या किन फंक्शंस के कंपोजिशन से बने, आपको उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। आप क्या पूछ रहे हैं सर, आप पूछ रहे हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इंटरनली क्या कहानी गई है, जी के अंदर एफ, एफ के अंदर एक्स, तो एफ के अंदर एक्स की क्या कंडीशंस थी, आप वहां से शुरू करिए, आपको वो बात ध्यान में रखनी होगी। उसने बोला है सर एक्स -3 से छोटा नहीं होगा, तो यहाँ पे भी आप मत रखिए, चाहे ये अलाउ कर रहा है कि नहीं सर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आप मत रखिए, क्योंकि वो इंटरनली इससे बना है। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? विद दैट अगर मैं इसकी रेंज वर्कआउट करने की कोशिश करूँ तो देखो रेंज को लेके क्या ख्याल है सर, जी ऑफ एक्स ने कुछ नहीं बोला, जी ऑफ एक्स बोलता है मुझे सारे नंबर्स चलते हैं, मुझे रेंज है ना, रेंज की बात करो, मतलब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी सर, कुछ भी रखो, बस सारी वैल्यूज में आप याद करिए जी ऑफ एक्स के साथ क्या कंडीशन थी कि उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, तो आप बिल्कुल ये याद रखिएगा कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में भी आपको रेंज जो रखनी होगी वो 1 से बड़ी रखनी होगी, क्योंकि जी ऑफ एक्स के पास बाकी नेगेटिव वैल्यूज मौजूद ही नहीं है, मतलब उसके कोड डोमेन में उपलब्ध ही नहीं है। अपनी बात समझ पा रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ कि जी ऑफ एक्स ये कह रहा है कि सर आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लेते, पर एक्स की वैल्यू कुछ भी रखना अलाउड नहीं है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो गड़बड़ यहाँ से शुरू हो जाएगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मतलब अब फंक्शंस की डेफिनेशन वायलेट कर दोगे अगर आपने डोमेन और रेंज को थोड़ा सा भी चेंज किया तो। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जी ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अगर एक थॉट लगाए तो जी ऑफ एक्स की अगर मैं मिनिमम वैल्यू देखूँ तो सर जब एक्स 0 होगा तो 0 + 1 विल बी द मिनिमम वैल्यू। क्या इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आ सकती है? हाँ सर आ सकती है, जब एक्स की वैल्यू आप -3 रखोगे। आपको समझ आ रहा है? -3 + 4 = 1, तो हाँ सर इसकी जो मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है सर, इसकी जो रेंज है ना, फॉर ऑल तो नहीं लिखते, बस इसकी रेंज लिख देता हूँ। इसकी जो रेंज है सर, वो जो रेंज है वो कहाँ से शुरू होगी स्टूडेंट्स, वो रेंज डेफिनेटली 1 से शुरू होगी, मतलब वो रेंज होगी 1 से इन्फिनिटी तक। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और इसी बेसिस पे मैं इस फंक्शन की रेंज, क्योंकि इनडायरेक्टली क्या है, जी ऑफ समथिंग, जी के अंदर कुछ इनपुट पास हुआ और जो इनपुट पास हुआ है वो क्या है, वो उसका रेंज है। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो एफ ऑफ एक्स का जो कोड डोमेन है वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स आप पास कर रहे हो, तो यहाँ पे जो चीज़ें पास हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो जी ऑफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी या जो रेंज होगी वो होगी 1 से इन्फिनिटी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की भी। आई होप आपको ये सिंक समझ आ रहा है कि मैं कैसे लेकर चल रहा हूँ चीज़ों को। आप डोमेन और रेंज बस ऐसे ही इन जनरल नहीं सोच सकते, आपको बहुत केयरफुली सोचना पड़ेगा जब आप कंपोजिट फंक्शंस की बात कर रहे हैं। आई होप ये सेंस आपको डेवलप हो रहा है, और इसी के साथ थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे क्लास। अभी हमने फर्स्ट फंक्शन को एक्सप्लोर किया। देखो घबराना मत, मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको समझाता हूँ कि देखो यहाँ पे हम कैसे सोचेंगे। इसके थ्रू आपको और क्लैरिटी डेवलप होगी कि कंपोजिट फंक्शंस में डोमेन और रेंज कैसे सोची जाती है। तो शुरुआत करते हैं क्लास सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एफ ऑफ एक्स √x और जी ऑफ एक्स x² - 1, है ना। हमारे पास इस बार क्या है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स जिसे वो लिखता है √x, एंड व्हाट इज जी ऑफ एक्स स्टूडेंट्स, जी ऑफ एक्स जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वॉज x² - 1, ठीक है सर। ये आपके दो एक्सप्रेशन है ना, जी ऑफ एक्स होता है x² - 1। सर वापस हमें एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो सर पहले निकालते हैं फॉग, है ना। सर फॉग निकालना मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना, ठीक है सर। इसको कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, मैं अगेन आउटसाइड इन अप्रोच यूज करता हूँ, मतलब मैं एफ को ऐसा इनसाइड आउट अप्रोच यूज कर लेते हैं। एफ को ऐसा कैसे रखते हैं, जी ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो व्हाट इज जी ऑफ एक्स, x² - 1, तो मैं इसे लिखूंगा एफ ऑफ x² - 1, है ना। अब अगर आपने निकाला है एफ ऑफ x² - 1, सर एफ ऑफ एक्स था √x, एफ ऑफ क्या होगा √k, मतलब √के के अंदर वो इनपुट, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, एफ ऑफ x² - 1 होगा √/x² - 1। क्या आपको समझ आया हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे निकाला। सिमिलरली क्या स्टूडेंट्स हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं। अगर मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे सर, सर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए मैं काम करता हूँ, मैं आउटसाइड इन अप्रोच यूज कर लेता हूँ। सर जब जी ऑफ एक्स था तो था x² - 1, जी ऑफ के होगा k² - 1, जी ऑफ 2 होगा 2² - 1, मतलब उसका स्क्वायर -1। तो जी के अंदर जो पास किया इनपुट वो है एफ ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर
-1। डू यू रियलाइज इट कि हम ऐसे कैसे लिख रहे हैं? और सर एक और छोटा सा चीज़ कि अब आप जब आउटसाइड इन अप्रोच यूज़ कर रहे हो तो एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। एफ ऑफ एक्स कितना होता है सर? एफ ऑफ एक्स होता है अंडर रूट एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, यानी वो कितना हो जाएगा x माइनस 1। तो ये आता है आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये आपके दो फंक्शंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से, जो हमने दोनों निकाले। ये था आपका क्या, ये था आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, है ना, और ये है आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलो ऐसे इन जनरल इसकी भी डोमेन और रेंज को लेके थोड़ी सी क्लैरिटी डेवलप करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, एफ ऑफ एक्स किस किस के लिए डिफाइंड था? सर एफ ऑफ एक्स था अंडर रूट एक्स, याद करिए स्टूडेंट्स। मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करता हूँ। हम तीनों चीज़ें चारों चीज़ें लिख लेते हैं। सर एफ ऑफ एक्स क्या था? सर एफ ऑफ एक्स था अंडर रूट एक्स। सर जी ऑफ एक्स क्या था? सर जी ऑफ एक्स था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो सर जी ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर व्हाट वाज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वो भी निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। सर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो हमने निकाला वो कितना आ रहा था स्टूडेंट्स, याद करिए। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो आ रहा था वो आ रहा था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो दिस वाज अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड व्हाट वाज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स स्टूडेंट्स? सर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो आ रहा था वो कितना आ रहा था? सर वो आया था x माइनस 1। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं फाइनली आपको फिर से रेंज और डोमेन के कंसेप्ट को कंपोजिट फंक्शंस में कैसे सोचते हैं वो सिखाना चाह रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बड़ा मज़ेदार सा कंसेप्ट है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होता है, बट हाँ ये याद रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट पूछ लिए जाते हैं। और जैसा हमने शुरू से सीखा है, IIT JEE एक ऐसी एग्जाम है जहाँ पर आपको सुपरफिशियली सतही तौर पर चीज़ें नहीं पूछी जाती, वहाँ वही फाउंडेशन, वही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो आप शायद इग्नोर कर दें या ध्यान ना दें, वही पूछ ली जाती है। और उन बारीकियों पर ही सारा खेल टिका होता है IIT JEE मेंस और एडवांस TC एग्जाम का। तो उन बारीकियों को अच्छे से सीखिए, है ना, इन्हीं पर पूरी एग्जाम टिकी हुई है। तो मतलब वो चेक यही कर रहे हैं कि आपने कितना अच्छे से पढ़ाई की, और अच्छे से पढ़ाई करने का पता तभी चलता है कि आप कितनी गहराइयों में चीज़ों को जाकर पढ़ कर आए, कितना ज़्यादा खोदा है आपने, कितना ज़्यादा पता किया है। बस वही बातें यहाँ पर है ना। इसलिए मैं इतना डिटेल में थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी पर ही कॉन्सेप्ट्स हैं। क्वेश्चंस आप कर लेंगे, क्वेश्चन यकीन करिए टफ नहीं है, पर उन क्वेश्चंस में जो ट्रिकी पार्ट है ना, वो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनकी बारीकियाँ आपको पता हों। मतलब IIT JEE मेंस और एडवांस कतई टफ एग्जाम नहीं है, बस आपके पास बेसिक्स अगर ठीक है तो आप बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। और जैसे हम शुरुआत से डिस्कस करते आ रहे हैं, ये रटने वाली एग्जाम बिल्कुल नहीं है, ये समझने वाली एग्जाम्स हैं। तो जितना अच्छे से समझी हुई चीज़ें होंगी उतना ईजिली आप क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे, यकीन करिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूँ तो एफ ऑफ एक्स क्या निकल कर आ रहा है? सर अंडर रूट एक्स। अगर यहाँ पर मैं डोमेन निकालूँ तो जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, डोमेन क्या होगा? सर अंडर रूट के अंदर है तो एक्स की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी होनी चाहिए। आई होप ये आपका सेंस डेवलप हो चुका है। सर अगर एक्स की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो रेंज के बारे में क्या ख्याल है? मतलब सर एफ ऑफ एक्स क्या होगा? सर एफ ऑफ एक्स भी डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। एफ ऑफ एक्स मिनिमम क्या होगा? एफ ऑफ एक्स मिनिमम 0 होगा या 0 से हमेशा बड़ा होगा। तो एफ ऑफ एक्स भी जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, ये मैं कह सकता हूँ। अच्छा सर जी ऑफ एक्स के बारे में क्या ख्याल है? सर ये तो एक नॉर्मल सा पॉलिनोमियल फंक्शन है सेकंड डिग्री का, या रादर टू बी मोर प्रिसाइज मैं कहूँगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप एक्स की क्या वैल्यू ट्राई करोगे? सर आप एक्स की कोई भी वैल्यू ट्राई कर सकते हो, कुछ मना नहीं करेगा। तो यहाँ पर टू बी मोर प्रिसाइज आई विल से कि सर एक्स सारी रियल वैल्यूज ले सकता है। सर y के बारे में क्या ख्याल है? सर चूंकि ये क्वाड्रेटिक है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सोच के देखो, x जब पॉजिटिव होगा तो भी बढ़ेगा, x जब नेगेटिव होगा तो भी बढ़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर है। तो मिनिमम वैल्यू x की वैल्यू 0 पर होगी। तो 0 माइनस 1 कितना होता है? -1। तो मैं कहूँगा सर जो आपका g ऑफ x है वो हमेशा -1 के इक्वली उससे बड़ा होगा। अब आप सोच के बताइए स्टूडेंट्स, f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x में आप चीज़ें कैसे सोचेंगे? जब आपने f ऑफ g ऑफ x के अंदर वैल्यू पास की तो आपने पूछा g के x से, जो g का x था, कि आप क्या क्या वैल्यू लेते हो। तो g वाला जो x कह रहा था वो कह रहा था मुझे सब चलेगा, इसे सब चल रहा था। लेकिन जब इसने बोला कि मुझे सब चल रहा था तो इसने कोई प्रॉब्लम तो नहीं की। आई थिंक सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 में प्रॉब्लम तब होती है जब, सुनिएगा ध्यान से, जब जी ऑफ एक्स मतलब ये जो वैल्यू है नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। तो अगर मैं सिर्फ इसे देखकर डोमेन निकालने की कोशिश करूं तो इसका डोमेन और इस जी ऑफ एक्स के डोमेन में जो कॉमन पार्ट है हम वो लेंगे, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो लेंगे। और अगर मैं ऐसे सोचने की कोशिश करूं तो मुझे यहाँ से ये नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है, सर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। मतलब आप कहना चाह रहे हो, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, ये कहना चाह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखोगे? एक्स माइनस 1 और
एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आपको याद आ रहा है हमारी वेवी कर्व मैथड जो हम यूज़ किया करते थे, अगर मैं वेवी कर्व मैथड लगाऊं तो ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, ये होगा माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा माइनस वन और ये हो जाएगा वन। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, माइनस वन और वन के बीच होता है जीरो, अगर मैंने जीरो रखा तो जीरो माइनस वन नेगेटिव, जीरो प्लस वन पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि सर या तो माइनस वन से कोई भी छोटी वैल्यू ले लो या प्लस वन से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, और ये सारी वैल्यूज अलाउ कर रहा था। आपको समझ आ रही है चीज़ें? तो इनडायरेक्टली आप माइनस वन से वन के बीच की वैल्यूज नहीं लोगे। जब आप जी ऑफ एक्स का, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डोमेन लिखेंगे तो आप उस डोमेन में लिखेंगे सर एक्स जो है वो बिलोंग करता है क्या, सर वो बिलोंग करता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। सर माइनस वन इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि माइनस वन का स्क्वायर वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो रूट के अंदर होना अलाउड है। या फिर सर आप ले लेते क्या, आप ले लेते वन से इन्फिनिटी। क्या आपको ये समझ आया हमने कैसे निकाला? आपको याद आ रहे हैं सारे तरीके कि हमने ये सब क्यों सीखे थे? देखो मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट करवाया आपको बहुत सारे बारीक से बारीक कंसेप्ट सिखाने में, और वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स वर गेटिंग अ लिटिल इम्पेशेंट कि सर इतनी बारीकियों में जाने की क्या ज़रूरत है। आप समझिए, आपको इतनी डिटेल्स पढ़नी पड़ेंगी, आपको सुपरफिशियली चीज़ें बता देने से बात नहीं बनेगी। मैं बार बार इस बात पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि चीज़ें डिटेल में पढ़नी होंगी, हर चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। क्वेश्चंस हो ही जाएंगे, क्वेश्चंस आर एनीवे बाउंड टू हैपन, मतलब आप उन्हें सॉल्व कर लेंगे, दे विल गेट सॉल्व। वो सॉल्व तब होंगे ना जब आपको कंसेप्ट पता होंगे। तो कंसेप्ट सीखने पर अभी जोर दीजिए। अभी आप फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं, अभी आप सिर्फ सीखिए। आई अंडरस्टैंड प्रैक्टिस हम करेंगे, बट प्रैक्टिस तब करोगे ना जब कुछ आता होगा। अननेसेसरीली मैं टफ क्वेश्चंस की भी कैसे प्रैक्टिस करा दूं जब आपको कुछ सिखाया ही नहीं गया हो, और अभी तो हम शुरुआत का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो बी अ लॉट ऑफ हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, हम सारी चीज़ें सॉल्व कर रहे होंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। जो भी इशूज़ हैं, जो भी कंसर्न्स हैं, कमेंट में लिखते रहिए, मैं हमेशा उन्हें रिजॉल्व करूंगा। सो मैं कॉन्स्टेंटली आपके कमेंट्स चेक करता ही रहता हूँ, तो कभी भी कोई भी परेशानी आ रही है, डोंट हेजिटेट इन राइटिंग योर कमेंट्स देयर, है ना। विल कीप रिजॉल्विंग, कीप एड्रेसिंग। कुछ भी परेशानी है अनहेजिटेटिंगली लिखिए, हर कुछ सब कुछ रिजॉल्व होता रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, है ना। ये कोर्स, ये मॉड्यूल आपके लिए ही है, तो इसको जितने अच्छे तरीके से हम बेहतर बना सकते हैं बनाएंगे विद योर सजेशंस एंड इंप्रूवमेंट्स, है ना। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जब मैंने x की वैल्यू निकाली तो क्या y की वैल्यू भी ले सकता हूँ? सर y की वैल्यूज़ के लिए आई होप अब सबसे पहले तो आपने देखा g का जो x था वो x था, सारी रियल वैल्यूज़, तो हाँ उसका और इसका इंटरसेक्शन जो आएगा वो यही आएगा। सर g के x के बाद अब जो f के अंदर जो गया इनपुट वो क्या है, g ऑफ x। f के अंदर जो इनपुट गया है वो गया है g ऑफ x, तो हाँ सर g ऑफ x का जो आउटपुट था वो भी सॉर्टेड है। सर एक छोटी सी चीज़ और, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि f ऑफ g ऑफ x का आउटपुट क्या होगा, मतलब इसका रेंज क्या होगा। सर इसके रेंज या कोडोमेन की मैं बात करूँ या टू बी मोर स्पेसिफिक रेंज की बात करूँ तो वो यहाँ से निकाला जा सकता है। और सर एक्स स्क्वायर माइनस वन में मिनिमम वैल्यू जीरो आने वाली है क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। क्या यही बात एफ ऑफ एक्स भी कहता है? हाँ सर एफ ऑफ एक्स भी कह रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। तो हाँ यहाँ पे दोनों चीज़ें सिंक में हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज है वो यही है। वो क्या है स्टूडेंट्स? सर वो है 0 से इन्फिनिटी तक। आई होप ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं हो रहा है और आपको इन कंपोजिट फंक्शंस की रेंज और डोमेन निकालते आ रही है और आप इनको लेके बहुत चीज़ें मेस्ड अप सी नहीं हो रही हैं और आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करूँ ना, ये कहानी यहाँ पर थी, अब मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की कहानी यहाँ लिखने जा रहा हूँ, तो ध्यान सुनिएगा। अगर मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बारे में भी कहता, अब कोई अगर सीधे इसे देख ले, कोई अगर सिर्फ x माइनस वन को देखे तो कहेगा सर x माइनस वन कितना स्टैंडर्ड सा पॉलिनोमियल फंक्शन है डिग्री वन का, और ये क्यों किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको बॉदर करेगा। मतलब x माइनस वन क्या, आप x की कोई भी वैल्यू ट्राई करो, कोई मना नहीं कर रहा है सर, सब रख सकते हो आप। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी डोमेन भी रियल वैल्यूज हैं, जिसकी को डोमेन यानी रेंज भी रियल वैल्यूज है, कुछ मना नहीं कर रहा है। लेकिन कहानी यहाँ से नहीं शुरू है, कहानी एक कंपोजिट फंक्शन की है और आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो f के अंदर से x आया है तो x मिलेगा कहाँ से? सर f के लिए जो इनपुट आ रहा था ना वो, तो पहले आप f वाला इनपुट चेक करो, क्या उसमें x की सारी वैल्यूज अलाउड थी? सर वहाँ से तो चीज़ें देखना शुरू करनी पड़ेंगी। अगर मैं f ऑफ x के अंदर देखूँ तो नहीं, उसने मना किया है सर x की सारी वैल्यू मत रखना, x की सिर्फ आप पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव वैल्यूज रखना। तो अगर आपको ये x माइनस वन दिख भी रहा है तो आप ये मत कहना ऑल द रियल वैल्यूज, आप कहोगे सर नहीं, आपने पास किया है f ऑफ x, g के अंदर f ऑफ x, तो ये x जो है वो f का लिया हुआ है, जो f ने अलाउ किया था कि मुझे x की ये वैल्यूज देना। तो आप रैंडमली कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते, वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी क्योंकि वो f का x है, वो f के अंदर पास किया हुआ x है। तो f के अंदर जो x पास होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से मैं जो कहूँगा कि इसकी जो डोमेन है सर वो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब मैंने इंटरसेक्शन निकाला, मैंने कहा ये क्या बोलता है सर, ये बोलता है सारी रियल वैल्यूज, पर ये क्या कह रहा है, नहीं आप जीरो से बड़ी रखिए। आपको बातें समझ आ रही हैं हम कैसे सोच रहे हैं स्टूडेंट्स? अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं इसकी रेंज निकालने की कोशिश करूं तो जी ऑफ एक्स की क्या कहानी है? सर जी ऑफ एक्स इसके अकॉर्डिंग तो कोई भी रियल वैल्यू ले लेगा, बट आप खुद सोचो ना स्टूडेंट्स, जब आप एक्स की ही मिनिमम वैल्यू जीरो रख रहे हो तो जीरो माइनस वन क्या होगा, माइनस वन, और फिर तो इसके आगे कहानी बढ़नी है ना। तो जी ऑफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस वन, यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? सर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की भी
मिनिमम वैल्यू जो होगी, मैं सीधे इसको रेंज ही लिख देता हूँ, इसकी जो रेंज होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी स्टूडेंट्स, -1 से इन्फिनिटी। क्या आपको ये कहानी समझ आ रही है? मतलब कौन सी चीज़ डोमेन बन रही है, कौन सी रेंज बन रही है और वो कैसे बन रही है, क्या आपको ये समझ आ रहा है? आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है और कंपोजिट फंक्शंस की रेंज और डोमेन आप बहुत ईजिली समझ और सीख पा रहे हैं। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन या क्वेरी नहीं है और ये दोनों क्वेश्चंस बहुत डिटेल में आपको समझ आए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन है तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस वाली स्लाइड को ध्यान से देखें और यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन है तो इसे प्लीज़ नोट डाउन करिए जल्दी से। देखो अब आगे बढ़ के कुछ और क्वेश्चंस के साथ इसी कंसेप्ट पर और क्लैरिटी डेवलप करते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स और कैसे चीज़ें हो सकती हैं और की जा सकती हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्लास। इस क्वेश्चन में वापस हम कंपोजिट फंक्शंस वाले ही कंसेप्ट को समझेंगे, लेकिन कंपोजिट फंक्शंस वाले जो कंसेप्ट को हम समझेंगे यहाँ पर फंक्शन पार्ट्स में ब्रेक है। मतलब देखो उसके डोमेन के अकॉर्डिंग फंक्शन का बिहेवियर अलग अलग है। जैसे जब x लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये है x+1 इसकी डेफिनेशन, बट जब x 1 से 2 के बीच में है तो इसकी डेफिनेशन है 2x+1। सिमिलरली g ऑफ x को भी डिफरेंट डोमेन्स में अलग अलग डिफाइन किया है। जैसे जब x -1 से 2 के बीच में है तो ये, और जब x 2 से 3 के बीच में है तो ये। अब ओवरऑल वो फाइनली पूछ रहा है कि सर आप f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x कैसे निकालेंगे? दैट्स द क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, बस पेशेंटली बने रहिएगा और इस प्रोसेस को समझिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेंस और एडवांस दोनों में पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं क्लास इसी क्वेश्चन के साथ, ध्यान से देखिए। पहले निकालेंगे f ऑफ g ऑफ x। शुरुआत करते हैं क्लास जल्दी से। देखो f ऑफ g ऑफ x निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे f के अंदर g ऑफ x एज एन इनपुट पास करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिए, काफ़ी मज़ेदार सा एक क्वेश्चन है और आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी इस क्वेश्चन के थ्रू। जैसे जब आप f ऑफ g ऑफ x निकालते हो स्टूडेंट्स तो f ऑफ x क्या होता है? सर f ऑफ x होता है x+1, तो f ऑफ g ऑफ x क्या होगा? सर वो हो जाएगा g ऑफ x+1, क्योंकि इनपुट क्या है? इनपुट है g ऑफ x, तो पहला केस हो जाएगा g ऑफ x+1। आई होप यहाँ तक आपको कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा सर g ऑफ x+1 कब होगा? सर g ऑफ x+1 तब होगा जब x जो होता है वो क्या होता है सर, लेस देन इक्वल टू 1। पर अभी x नहीं है, अभी क्या है सर? अभी तो हमारा x क्या है? अभी तो सर x नहीं है, अब वो g ऑफ x है। क्योंकि आप समझो अब आप f ऑफ x नहीं निकाल रहे हो, अब आप f ऑफ g ऑफ x निकाल रहे हो, तो जो इनपुट पास हो रहा है वो g ऑफ x है, तो ये है g ऑफ x+1। मतलब इन शॉर्ट मैंने x को g ऑफ x से रिप्लेस किया, तो ये भी क्या हो जाएगा, g ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कंडीशन में डालूंगा ये होगी स्टूडेंट्स क्या, g ऑफ x विच इज लेस देन इक्वल टू 1। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी f ऑफ x नहीं है, अब f ऑफ g ऑफ x है, राइट। सिमिलरली एक और सिनेरियो हमें दिख रहा है, f ऑफ x 2x+1, तो f ऑफ g ऑफ x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा 2 टाइम्स g ऑफ x+1। आई होप यू आर गेटिंग इट। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज का ध्यान रखना होगा क्या, कि सर x 1 से 2 के बीच था, अगर x 1 से 2 के बीच था तो g ऑफ x भी क्या होगा सर g ऑफ x भी 1 से 2 के बीच होगा, एक्सक्लूडिंग 1 बट इंक्लूडिंग 2, क्योंकि 1 के इक्वल में वो वाला केस होता है। तो ये ओवरऑल हमारा एक्सप्रेशन है, बट सर इसे क्या सिंप्लीफाई और किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप समझो स्टूडेंट्स, अब g ऑफ x के पास भी तो 2 चॉइसेस हैं। कैसी 2 चॉइसेस? इस केस में भी और इस केस में भी g ऑफ x कैसे बिहेव करेगा स्टूडेंट्स? g ऑफ x इन 2 तरीकों से बिहेव करेगा। आपको बात समझ आ रही है? g ऑफ x के लिए x² भी और x+2 भी है। आप कैसे सोचेंगे वो समझिएगा। सर ध्यान से सुनिएगा, सर g ऑफ x की एक एक करके वैल्यू रखते हैं। g ऑफ x की पहली वैल्यू रखते हैं x²। आई रिपीट, मैं g ऑफ x की पहली वैल्यू रख रहा हूँ x²। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, जब g ऑफ x की पहली वैल्यू आप रखोगे x², तो ये दोनों सिनेरियो में रिपीट कर देता हूँ। g ऑफ x की एक वैल्यू तो मेरे पास है x² स्टूडेंट्स, और g ऑफ x की एक और वैल्यू है, क्या है स्टूडेंट्स? आई होप आप देख रहे हो, g ऑफ x की एक और वैल्यू है x+2। आई होप यू आर सीइंग इट। तो वो वैल्यू हो जाएगी x+2। ये था g ऑफ x+1, तो g ऑफ x+1 में g ऑफ x की एक वैल्यू तो हम रख दी x², और g ऑफ x की एक वैल्यू x+2 तो हमने रख दी x+2+1। आई होप आपको याद होगा, हमारे पास था g ऑफ x+1, तो g ऑफ x की एक वैल्यू है x² और एक वैल्यू है x+2। लेकिन ये कब है वो कंडीशन भी लानी पड़ेगी। ये एक कंडीशन तो क्या है स्टूडेंट्स की g ऑफ x जो होना चाहिए सर वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है। कौन सी कंडीशन सर? ध्यान से सुनिएगा। सर x² g ऑफ x तब होता है जब x -1 से 2 के बीच हो। सर जब x जो है वो -1 से 2 के बीच हो, तो यहाँ पे एक और कंडीशन आएगी सर कि जो x है वो सर -1 से 2 के बीच होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ रहा है। और उसमें -1 पे हम क्या लगाएंगे सर? -1 पर हम इक्वल साइन अप्लाई करेंगे। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही हैं। सर g ऑफ x x+2 कब होता है? सर g ऑफ x x+2 तब होता है जब x 2 से 3 के बीच हो। सर जब x जो है वो 2 से 3 के बीच हो। आई होप आपको दिख रहा है। तो सर जो x जो है वो 2 से 3 के बीच होना चाहिए, और क्लियरली
2 पर शायद इंक्लूडेड है और 3 पर भी इंक्लूडेड है। तो ये कहानी कुछ ऐसी सी बनने वाली है। आई होप ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो रहा है आपके लिए और आपको चीज़ें स्मूथली समझ आ रही हैं। आई होप यू सी कि जी एक्स यहाँ पर ये था, यहाँ पर जी ऑफ एक्स ये था। वापस मेरे पास जी ऑफ एक्स की 2 डेफिनेशंस हैं, इन दोनों को एक एक करके रिप्लेस करूंगा। मेरे लिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ रहा था 2 टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस 1, बट जी ऑफ एक्स 2 तरीकों से डिफाइंड है। कौन से 2 तरीके स्टूडेंट्स? वही, एक होता है एक्स स्क्वायर और एक होता है एक्स प्लस 2। तो एक बार क्या रखेंगे क्लास, वापस मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2 टाइम्स जी ऑफ एक्स प्लस 1, बशर्ते कंडीशन क्या थी स्टूडेंट्स की जी ऑफ एक्स जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए। इसके साथ एंड ये सब एंड है ना, ये सब एंड है, मतलब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये एंड ये एक और कंडीशन आ रही है। सिमिलरली ये एंड दिस एक और कंडीशन यहाँ पे आने वाली है। अब क्या करूंगा स्टूडेंट्स, एक जी एक्स में वापस में क्या रख दूंगा, जी एक्स की ये वाली डेफिनेशन और दूसरे वाले में जी एक्स की ये वाली डेफिनेशन। तो एक जी एक्स को तो मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, मैं इसे रिप्लेस करूंगा एक्स स्क्वायर से। आई होप ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है आपके लिए और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं स्टूडेंट्स। सिमिलरली इस वाले जी एक्स में हम क्या रिप्लेस करेंगे, इस वाले जी एक्स में हम एक्स प्लस 2 रिप्लेस करेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक्स प्लस 2 रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर मैं रिप्लेस करूंगा एक्स प्लस 2 तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 2। तो चीज़ें कुछ ऐसी हमें दिख रही होंगी। आई होप आपको समझ आ रहा है। लेकिन वापस एक कंस्ट्रेंट डालना होगा कि जी ऑफ एक्स जब एक्स स्क्वायर होता है तो एक कंडीशन आपको ये भी डालनी होती है। क्या डालनी होती है सर, कि सर एक्स जो है वो -1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए। सिमिलरली जब जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 आप लेते हो तो एक्स की कंडीशन क्या होती है सर, कि एक्स जो है वो 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। तो एक्स जो है सर वो आपका 2 और 3 के बीच में होना चाहिए। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है। बस एक छोटे से चेंजेस और माइन्यूट से, उसके बाद हम फाइनली कंक्लूड कर पाएंगे। आई होप यू रिमेंबर, ये आपका जी ऑफ एक्स था और ये आपका यहाँ पर जी ऑफ एक्स था। छोटे से कंक्लूजन्स और जैसे याद करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है सर, यहाँ पर जी ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर। तो उस जी ऑफ एक्स की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा सर, इसकी जगह मैं रख दूंगा एक्स स्क्वायर। आई होप ये सारी बातें आपको बहुत स्मूथली बहुत इजीली समझ आ रही है। सर इस केस में जी ऑफ एक्स क्या था सर, इस केस में जी ऑफ एक्स था एक्स प्लस 2। तो इस केस में जी ऑफ एक्स की हम वैल्यू रख देंगे क्या स्टूडेंट्स, हम रख देंगे एक्स प्लस 2, है ना। आई होप बहुत स्पीड में बहुत तेज नहीं पढ़ा रहा हूं मैं और ये चीज़ें बहुत क्लियरली आपको समझ आ रही हैं। सर इस केस में जी ऑफ एक्स क्या था सर, इस केस में जी ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर। तो इस जी ऑफ एक्स की जगह हम वापस क्या रख देंगे स्टूडेंट्स, ये वापस रिप्लेस हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, है ना। तो इसे भी मैं क्या लिख दूंगा, इसे भी मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर। एंड फाइनली इस जी ऑफ एक्स की जगह यहाँ पे हम रखेंगे एक्स प्लस 2, तो इसे हम रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस 2 से। तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यह है सर 1 से बड़ा और एक्स प्लस 2 जो कि 2 से छोटा है। अब फाइनली मैं ये डेफिनेशंस तो मेरे साथ रखूंगा, बट इनके कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट निकालूंगा। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है सर, एक्स स्क्वायर 1 से छोटा है उसके इक्वल होना चाहिए, और ये कह रहा है एक्स -1 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का जो कॉमन पॉइंट होगा, जो एक्स की वो सारी वैल्यूज होंगी जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, हम वो वैल्यू स्पेस को डिफाइन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अब हम फाइनली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डिफाइन करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक आपको पूरी प्रोसेस समझ आई, मैंने कैसे चीज़ों को वर्कआउट किया। तो अब अगर मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालने वाला हूँ तो कैसे निकालूंगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। पहले हम ये वाला पार्ट एक्सप्लोर करते हैं। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, अगर एक्स स्क्वायर 1 से छोटा है तो क्या आपको याद है एक्स स्क्वायर अगर 1 से छोटा है तो हम क्या कहते हैं, याद करो क्लास, हमारी वेवी कर्व मेथड है ना। अगर मैं वेवी कर्व मेथड अप्लाई करके कहता हूँ तो पहला सिनेरियो ये, जल्दी से देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ में ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर एक्स स्क्वायर कोई कह रहा है लेस देन इक्वल टू 1 है, तो आप कह रहे हो एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 0 है। आप कह रहे हो सर एक्स -1 और एक्स प्लस 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। अगर मैं वेवी कर्व मेथड अप्लाई करूँ स्टूडेंट्स तो मुझे क्या मिलेगा, -1 + 1, ये हो जाएगा -∞ और ये हो जाएगा +∞। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब तक ये चीज़ें करने की आदत आपकी छूट जानी चाहिए। अब आप सीधे निकाल लेना चाहिए कि चीज़ें कैसे होंगी। देखो जरा, मैं 0 रखता हूँ, 0 - 1 नेगेटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो ये जोन होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव और ये भी होगा पॉजिटिव। तो यहाँ से ये कंक्लूजन आ रहा है कि एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करेगी और इक्वल का साइन है। तो पहला जो पार्ट में ड्रॉ करूंगा, इसके लिए जो मैं पार्ट ड्रॉ करूंगा वो क्या कह रहा है सर, x की वैल्यू -1 से 1 के बीच होगी, है ना। तो पहला जो पार्ट है ये कह रहा है कि सर जो x है वो -1 से 1 के बीच होगा, है ना। लेकिन इसी का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसी का दूसरा पार्ट कह रहा है सर कि x जो है वो -1 से 2 के बीच होगा। आई होप आपको दिख रहा है। इसका जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है सर x जो है वो -1 से 2 के बीच होगा, और -1 इंक्लूड करना है या नहीं, ऑब्वियसली -1 आपको इंक्लूड करना है। तो यहाँ तक चीज़ें ऐसी हैं। अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा। आई होप इनका इंटरसेक्शन निकालना आसान है। उससे पहले इस पार्ट में इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है x² + 1। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन थी x² + 1।
आई होप ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है आपके लिए और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वापस आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर जब लिखा है x प्लस टू लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो 2 को उधर लेके गए, जब 2 को उधर लेके गए तो क्या कहना चाह रहे हो, x शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी -1। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं x -1 से छोटा या उसके इक्वल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वो कह रहा है x जो है सर वो -1 से छोटा और उसके इक्वल, या फिर नहीं, एंड मीन्स अलॉन्ग विद दैट वन मोर कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड कि x जो है वो 2 से 3 के बीच होना चाहिए, ठीक है सर। इसके साथ एक और कंडीशन है कि x जो है वो 2 से 3 के बीच होना चाहिए, और मैं इसका भी क्या ले लूंगा क्लास, इसका भी मैं इंटरसेक्शन लूंगा। बाय द वे यहाँ पर डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन है x प्लस 2 प्लस 1, दैट्स नथिंग बट व्हाट, दैट्स x प्लस 3। हम सॉल्व करेंगे इसे, बट फिलहाल के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगली स्टेप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर वो कह रहा है एक्स स्क्वायर 1 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक्स स्क्वायर 2 से छोटा होना चाहिए, है ना। पहले तो ये वाला पार्ट लिखता हूँ कि x -1 से 2 के बीच होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये है स्टूडेंट्स कि x जो है सर, जो आपका x है वो -1 से 2 के बीच होना चाहिए। आई होप यही लिखा है उन्होंने, आपका जो x है वो -1 से 2 के बीच होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन, एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा और 2 के इक्वल और उससे छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन है सर कि एक्स स्क्वायर जो है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, कि सर आपका जो एक्स स्क्वायर है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए। बाय द वे इक्वल साइन का लगा हुआ था स्टूडेंट्स, 2 पर इक्वल साइन लगा हुआ है, तो मैं 2 पर इक्वल साइन लगाता हूँ। तो ये कहानी कुछ ऐसी है सर, इसको भी 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं और फाइनली आंसर निकालेंगे। सर एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर 1 से बड़ा कब होगा, सोचो। मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ पहले, ये वाला पार्ट है ना। तो एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 1 है, मतलब क्या कहना चाह रहा है, एक्स स्क्वायर -1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। देखो यही सिनेरियो है, बस ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, -1 से छोटा और 1 से बड़ा। तो इसके अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा क्लास, कि -1 से छोटा यानी इन्फिनिटी से -1, है ना, ओपन ब्रैकेट, एंड 1 से इन्फिनिटी। आई होप आपको समझ आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव किधर है, इधर और इधर। लेकिन एक और कंडीशन है कि सर एक्स स्क्वायर 2 से छोटा होना चाहिए। सर आप कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए। क्या आप क्लिक कर पा रहे हो अगर 2 से छोटा है? देखो अभी जब एक्स स्क्वायर 1 से छोटा था तो 1 के अंडर रूट मतलब 1 के नेगेटिव अंडर रूट और माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 और प्लस ऑफ अंडर रूट 1 के बीच में था। तो अगर एक्स स्क्वायर 2 से छोटा है उसके इक्वल है, डायरेक्टली कंक्लूड कर सकता हूँ। देखो जल्दी से याद करो स्टूडेंट्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर इट इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो मैं पॉइंट बना लूंगा फटाफट, क्या हो जाएगा, -√2 प्लस √2। तो ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, -√2 से +√2 तक ये होगा। मतलब यहाँ पे आप कंक्लूड करोगे कि इसके अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, -√2 से +√2 तक, है ना। और ऑब्वियसली इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मतलब इन दोनों को हम इंक्लूड करेंगे। और अगर इन दोनों को इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पर मैं क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा। अब मुझे इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन चाहिए। देखो कॉमन इंटरसेक्शन क्या होगा समझना, मैं नंबर स्केल पे चीज़ें प्लॉट करता हूँ, ये हमारा एक अलग सिनेरियो है। ये सब कुछ मैं रफ में ड्रॉ करके बता रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ आए, है ना। एक कह रहा है कि सर यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए और एक कह रहा है यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए, तो दोनों का कॉमन हमें चाहिए क्योंकि दिस एंड दिस शुड गेट सेटिस्फाइड। तो ये कह रहा है -∞ से -1 तक, तो सर ये -∞ होगा, ये -1 होगा, ये +1 होगा और ये +∞ होगा। आप बता सकते हैं √2 का होगा, √2 यानी 1.4, है ना। तो √2 यहाँ कहीं होगा और -√2 कहाँ होगा, -√2 यहाँ होगा। अब आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, बात समझना। बात ये है सर कि एक कह रहा है इधर और एक कह रहा है इधर, बट एक क्या कह रहा है इधर। तो ओवरऑल कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा है सर? सर कॉमन इंटरसेक्शन ये है और ये है। आई होप आपको दिख रहा है। तो यहाँ से सोल्यूशन क्या आएगा, यहाँ से सोल्यूशन आएगा सर -√2 से -1 वाइल एक्सक्लूडिंग -1 एंड 1 से √2 वाइल एक्सक्लूडिंग 1 बट इंक्लूडिंग √2। तो इस पार्ट का ये जो पार्ट है, एक्स स्क्वायर जब 1 से 2 के बीच है, एक्स स्क्वायर जब 1 से 2 के बीच है, एक्स स्क्वायर जब 1 से 2 के बीच है, तो इसका सोल्यूशन क्या आता है स्टूडेंट्स, याद करिए जल्दी से। एक्स स्क्वायर जब 1 से 2 के बीच है तो इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे, और ध्यान से सुनिएगा सर। पहले तो होगा -√2 से -1, है ना, -1 को एक्सक्लूड करेंगे, -√2 को इंक्लूड करेंगे, यूनियन 1 से √2 तक और वापस √2 को इंक्लूड करेंगे। एंड मतलब ये वाली कंडीशन कि x जो है वो -1 से 2 के बीच होगा। अभी तो क्वेश्चन काफ़ी सारा बाकी है, बस ध्यान से सुनते जाइए। अब मैं अगली स्टेप पे आता हूँ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी सोच के बताओ। नेक्स्ट स्टेप होगी सर कि यहाँ पे जो दे रहा है तो मैं दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। इधर से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 - 2 -1 और इधर से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, है ना। तो हो जा रहा है -1 से 0, तो x जो है वो -1 से 0 तक है ना। तो इस केस में जो थर्ड केस है उस केस में x जो है वो -1 से 0 तक है। अच्छा बाय द वे इस केस में इसकी डेफिनेशन क्या थी, इस केस में इसकी डेफिनेशन थी थर्ड केस में 2x² + 1, है ना। तो थर्ड केस में जो डेफिनेशन थी दैट वाज 2x² + 1। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इसके लिए पहली कंडीशन तो ये हो रही है कि x जो है वो -1 से 0 के बीच है, 0 पर आप इक्वल साइन लेंगे। और दूसरा केस x जो है वो 2 से 3 के बीच है, ठीक है सर। x जो है वो 2 से 3 के बीच में है एंड
x जो है वो 2 से 3 के बीच है। अब मैं फाइनली इन दोनों के इंटरसेक्शंस निकालूंगा कॉमन, मतलब इस केस में डेफिनेशन क्या थी स्टूडेंट्स याद करिए, इस केस में डेफिनेशन होगी 2x + 4 + 1, मतलब मैं लिखूंगा 2x + 5 है ना। तो इस केस में जो डेफिनेशन आएगी, इस केस में जो डेफिनेशन आएगी दैट विल बी 2x + 5। तो ये ओवरऑल हमारा बन रहा है f(g)(x), लेकिन अभी इसे रीडिफाइन करना जरूरी है, इसे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपका बन रहा है f(g)(x). आई थिंक हमने f(g)(x) ही निकाला है अभी तक, बिल्कुल सही, f(g)(x) ही निकालना है। अब सोच के देखो स्टूडेंट्स, अब मैं फाइनली इस पार्ट को सिंप्लीफाई करूंगा। ध्यान से सोचना, थोड़ा सा इमेजिन करना। ये कह रहा है -1 से 1 के बीच होना चाहिए, ये कह रहा है -1 से 2 के बीच होना चाहिए। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? इन दोनों का कॉमन पार्ट होगा सर -1 से 1 के बीच होना चाहिए। हटा दो। आई होप आपको अभी दिखना शुरू हो गया। एक ने कहा -1 से 1 तक ले लो और एक ने कहा -1 से 2 तक ले लो, तो कॉमन क्या है? -1 से 1, कॉमन पार्ट दिख रहा है सभी को। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये कह रहा है कि x की वैल्यू -1 से छोटी होनी चाहिए और ये कह रहा है x की वैल्यू 2 से 3 के बीच होनी चाहिए। कुछ कॉमन है, एक तरफ वो कह रहा है 2 से 3 के बीच में और एक तरफ कह रहा है -1 से छोटी, कुछ भी कॉमन नहीं है। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हो, और अगर ऐसा देख पा रहे हो तो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू नहीं है, और अगर x की कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन ही यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। डू यू रियलाइज इट? ये कह रहा है -1 से छोटा होना चाहिए, ये कह रहा है 2 से 3 के बीच होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन एग्जिस्ट करती नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सर यहाँ पे कह रहा है -1 से 2 के बीच, ये कह रहा है -1 से 2 के बीच। देखो मैं प्लॉट करवाता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो देखो यहाँ पे होगा क्लास कहीं ना कहीं क्या, देखो -√2 से -1, तो ये -√2, ये -1 है ना, यहाँ कहीं 1 होगा और यहाँ पे होगा √2, और ये क्या कह रहा है -1 से 2 तक, तो ये -1। देखो एक वैल्यू तो ये और एक वैल्यू ये है, ऑब्वियसली आपने √2 इंक्लूड किया है, तो ये इंक्लूड किया है और ये इंक्लूड किया है ना, इसे आपने एक्सक्लूड किया है, इसे भी आपने एक्सक्लूड किया है। और ये वाला पार्ट कह रहा है -1 से 2 तक, 2 ऑब्वियसली यहाँ कहीं होगा आगे, तो ये कह रहा है -1 से 2 तक, -1 को इंक्लूड करना है और 2 तक जाना है। डू यू रियलाइज मुझे कॉमन पार्ट कौन सा दिख रहा है स्टूडेंट्स? मुझे क्लियरली जो कॉमन पार्ट दिख रहा है वो ये दिख रहा है। आई होप आपको भी दिख रहा होगा ये वाला पार्ट। तो इस इनइक्वालिटी का मतलब इसका एंड इसका दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो होगा 1 से √2। तो फाइनली इस पूरे पार्ट का जो कॉमन सोल्यूशन में लिखूंगा वो क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? 1 से √2। इस पूरे पार्ट का जो कॉमन सोल्यूशन में लिखूंगा वो कितना होगा? 1 से √2। आई होप ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है आपके लिए, और √2 ऑब्वियसली इंक्लूडेड है लेकिन 1 अभी भी एक्सक्लूडेड है। तो ये आपकी इस वाले पार्ट की डेफिनेशन है। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है आपको। अगर इसको ऐसे नहीं लिखना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 से √2, 1 को एक्सक्लूड करना है, √2 को इंक्लूड करना है, तो जो x है वो 1 से बड़ा है लेकिन √2 से छोटा है। कहानी कुछ ऐसी है। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बस मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बना के रख दिया ताकि आपको ये समझ आता रहे। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इस वाले पार्ट के बारे में क्या ख्याल है, इसे कैसे सोचेंगे? ध्यान से देखिए। अगर इसे मुझे सोचना है तो मैं क्या करूँगा सर? मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा काम करता हूँ। क्या करूँगा सर? मैं ऐसा सोचता हूँ कि x जब 0 के इक्वल है, 0 से लेस देन या बड़ा है, तो देखो ये 0 से -1 के बीच है और ये 2 से 3 के बीच है। आप सोच पा रहे हो वापस कुछ कॉमन नहीं है। क्यों कॉमन नहीं है सर? क्योंकि सर ये 0 से -1 के बीच है, -1 से 0 इधर इस तरफ है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड, और ये 2 के राइट हैंड साइड है। कुछ भी कॉमन नहीं है, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये भी फंक्शन की डेफिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये क्वेश्चन बॉइल डाउन होके बस इतना सा हो जाता है। कितना सा हो जाता है स्टूडेंट्स? ये दो पार्ट बस छोटे से। कौन से दो पार्ट? कि सर f(g)(x) x² + 1 होगा जब तक x की वैल्यू -1 से 1 के बीच है, और जैसे ही x की वैल्यू 1 से √2 होती है इसकी डेफिनेशन हो जाएगी 2x² + 1। बाकी ये कहीं डिफाइंड ही नहीं है। आपको समझ आया? ये इतना सा बस सोल्यूशन है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी डाउट नहीं है, और यहाँ तक आपको पूरी क्लैरिटी है इस क्वेश्चन की। विद दैट थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहता हूँ कि अब जब मैंने आपको f(g)(x) बताया तो आप g(f)(x) खुद से निकालें। g(f)(x) आप खुद से निकालें, और नेक्स्ट लेक्चर की जो हम शुरुआत करेंगे वो g(f)(x) से ही करेंगे। बट चूंकि मैंने आपको f(g)(x) समझाया है, उसी बेसिस पर, उसी आधार पर आप g(f)(x) ट्राई करिए, और देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या आप g(f)(x) सेम ला पाए जैसा मैं लाने वाला हूँ। सेम कंसेप्ट, सेम थॉट, सेम अप्रोच, या तो इनसाइड आउट अप्रोच यूज़ करिए या आउटसाइड इन अप्रोच यूज़ करिए, बट फाइनली आंसर आएगा। तो चिंता मत करना, बस स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना है ना, आंसर आएगा। और सारी इनइक्वालिटीज़ को बहुत केयरफुली रखना, कहीं भी कोई गलती की आंसर गड़बड़ हो जाएगा। सो अगले लेक्चर तक का वेट करिए। अगले लेक्चर में हम g(f)(x) निकालेंगे और सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। और ये सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस IIT-JEE पूछ लेता है। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना जब हो, जब बहुत बारीकी में खेलना हो, जब बहुत मेटिकुलसली चीज़ें प्लान्ड हो, वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो
तो चलिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के लिए नेक्स्ट क्लास हमारी रिजर्व्ड है, उसके लिए आप बेशक इंतजार करिएगा। बट फिलहाल के लिए कुछ ज़रूरी बातें जिन पर मैं लेक्चर कल्मिनेट करना चाहूँगा। आई होप आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE नीट जो चैनल है वहाँ पर सारी चीज़ें यूट्यूब पर मौजूद हैं, बट ये और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा सिस्टमैटिक प्रॉपरली रखी हुई हैं, यानी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप इन्हें प्रॉपर एक ऑर्डर में देखें, है ना। यूट्यूब पर वीडियोस बस डले हुए हैं, मतलब रखे हुए हैं प्लेलिस्ट के अंदर, आप रैंडमली कहीं से भी देखना शुरू कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ आप इन्हें एक सीक्वेंस में देखें जो प्रॉपर ऑर्डर आपके लिए डिसाइड किया जा रहा है IIT JEE नीट का, है ना। तो आपको पता होगा दैट www.magnetbrains.com पर जाकर आप पूरा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि हम इंडिया का नंबर 1 हम क्लेम करते हैं, ये 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। वी प्रोवाइड एवरीथिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट, देर आर नो हिडन चार्जेस, कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वेबसाइट एक्सेस करिए, वेबसाइट पर सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड है। IIT JEE सेगमेंट पर जाइए, और भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं, आप वेबसाइट पर जाकर एक्सप्लोर करिए, आप और भी काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें रिकमेंड कर सकते हैं। वी प्रोवाइड एवरीथिंग इन ऑल द सेगमेंट्स, ऑलमोस्ट ऑन ऑल द सेगमेंट्स, है ना। जब आप IIT JEE सेगमेंट में जाएंगे तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के आपके सब्जेक्ट्स दिखेंगे। जिस भी सब्जेक्ट के वॉच नाउ पर आप क्लिक करेंगे वो सब्जेक्ट चैप्टर वाइज ओपन हो जाएगा आपके सामने, और उस चैप्टर के सारे, मतलब जो भी आप एक्सपांड करेंगे उस चैप्टर के सारे लेक्चर्स, DPPs, PDFs, उनके वीडियो सोल्यूशन, एवरीथिंग विल गेट ओपन, और आप वहां से पूरे के पूरे लेक्चर्स प्रॉपरली यहीं पर बफर फ्री मोड में देख सकते हैं। हम यहाँ इंश्योर करते हैं कि इंडिया के टॉप टीचर्स आपको पढ़ाएं, एंड वी बिलीव इन प्रोवाइडिंग फ्री ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन। सो मैग्नेट ब्रेन्स का ये मॉड्यूल या रादर सारे मॉड्यूल्स या मैग्नेट ब्रेन्स पर सब कुछ आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट एट जीरो कॉस्ट, देयर आर नो हिडन चार्जेस। येस ऑफ कोर्स, एंड प्लीज़ रिमेंबर, आपको जो भी ये सारे वीडियोस से काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। आई होप जितना भी सीख रहे हैं, जितना भी कुछ समझ में आ रहा है, इन वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड, और हम उतनी ही मेहनत के साथ आपके लिए और क्रिएट करते रहें सारी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जो भी अपडेट्स आएंगे, जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, वो आपको टाइमली मिलते रहेंगे और आपको सब चीज़ें पता रहेंगी वक्त पर। और सबसे खास बात, ये पूरा मॉड्यूल जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट किया जा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि वो लोग भी इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म को अवेल कर पाएँ। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।